हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम पीछे के भी दिनों के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आज हम जो करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं वो है 26 जून की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ खास सुनने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी इन सब क्लासेस की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए। फर्स्ट आप लोगों के सामने लिखा है MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द 64 मिलियन स्ट्रॉन्ग MSME मतलब इंडिया के अंदर आज अगर हम बात करते हैं तो 64 मिलियन MSME है जो कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। क्यों बैकबोन है? क्योंकि ये MSME करीबन 110 मिलियन लोगों को इन्होंने रोज़गार दे रखा है, जो कि कंट्री की अगर हम टोटल लेबर फोर्स की बात करेंगे तो 23% ये लेबर फोर्स को कवर करती है, जो इसे इंडिया का एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड एक ऐसा क्षेत्र बना देता है जहां सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये GDP का करीबन 27% और 38.4% टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसका आउटपुट देता है। दूसरा, ये करीबन 45% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसको कवर करता है, यानी बहुत बड़ा हाथ है MSME का। अब ये सब बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ MSME के बारे में, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करने जा रही है या उनको ऐसा सजेस्ट किया गया है कि एक ऐसा बैंक हो जो सिर्फ और सिर्फ MSME के लिए काम करे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अभी अगर किसी MSME को कोई लोन लेना होता है तो वो बैंकों के पास जाता है, यानी पहले कोई भी जो इसको ऑपरेट करता है, इसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिसके पास में, जैसे सिडबी है, सबको पता है इस टाइप के लोन कौन अप्रूव करता है, सिडबी करता है। और सिडबी किसी भी पहले बैंक को पैसा देता है और बैंक फिर आगे MSME को पैसा देता है, यानी बीच में बैंक आ जाते हैं। अब ये बोला जा रहा है क्यों ना डायरेक्ट सिडबी या फिर एक स्पेशल बैंक बना दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ MSME को लोन देने का काम करेगा। तो इसी के लिए ये न्यूज़ में है, जैसे लिखा भी है, गवर्नमेंट टू सून टेक अ कॉल ऑन द प्रपोजल। इस प्रपोजल के ऊपर जल्दी कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा है आगे हम देखते हैं। MSME के सिडबी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर ये न्यूज़ पहले देखते हैं कि न्यूज़ में बेसिकली क्या है। न्यूज़ में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है संदीप किशोर जैन, मिस्टर संदीप किशोर जैन, इन्होंने एक सेपरेट बैंक बनाने को कहा है जो MSME की नीड को समझे, MSME की नीड को समझे, MSME को पैसा चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, इन सारी बातों को समझे, एक ऐसा बैंक बनाने के लिए कहा है। तो ये सारा जो माइंड है इसके पीछे किनका है? वो है संदीप किशोर जैन का। और ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है विजय जी कलंत्री। इन्होंने कहा है कि अगर नया बैंक नहीं तो कम से कम सिडबी को ही ये पावर दे दी जाए कि वो डायरेक्ट MSME को लोन दे सके, जिससे MSME तक जल्दी लोन पहुँचे
अभी हाल में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एमएसएमई को दिए गए लोन के ऊपर वो उन सब की इक्वल होनी चाहिए। जैसे हाउस, अगर हाउस के लिए कोई लोन ले रहा है तो 6% के आसपास मिलता है, एक्सपोर्ट के लिए कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको 8% के आसपास मिलता है। लेकिन जब ये लोन बैंकों से डायरेक्ट एमएसएमई को जाता है तो उस कंडीशन में इस लोन की परसेंटेज कितनी हो जाती है, 11 से 13% हो जाती है, जो कि बहुत हाई हो जाती है। और इसी वजह से जो इनका आउटपुट है वो डिक्लाइन हो गया, कितना, करीबन 8.3% आ गया, कितने से 12% से घट के 8.3% के आसपास इनका आउटपुट आ चुका है। किस वजह से? क्योंकि इनको पैसा नहीं मिल रहा टाइम से, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से कहा गया है कि एमएसएमई के लिए एक नया बैंक बनाया जाए। हालांकि अभी ये सिर्फ बातें कही गई हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा हो भी जाए। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सिडबी की अगर हम बात करते हैं तो सिडबी स्टैंड्स फॉर, सबको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके चेयरमैन हम बात करें तो वो हैं श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये है मिस्टर इनके जो चेयरमैन हैं। और सिडबी है उसमें शेयर होल्डिंग अगर हम बात करें तो मेजर जो शेयर होल्डर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें, जिसका पार्ट है 20.85%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 15.65% और एलआईसी का है 13.33% और नाबार्ड का है 9.36%, जो मेजर शेयर होल्डर हैं। और सिडबी जब सेटअप हुआ था तो उसके लिए एक्ट कौन सा था, 1990। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट बातें हैं। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, उन्होंने रिसेंटली ही एक टेनिस प्लेयर है, इंडियन टेनिस प्लेयर जिनका नाम है सुमित नागल, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कुछ खास इन्होंने किया होगा तभी इनको ये पसंद आए। तो क्यों पसंद आए, इनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में बात करते हैं तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 17 जून की, जो वर्ल्ड रैंकिंग में इनका रैंक 72 था, 72वें स्थान पे थे। और जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उन ओलंपिक्स में ये भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। और सुमित नागल के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 और एम्बेसडर हैं, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं, जिनमें हैं पीवी सिंधु और शेफाली वर्मा। ठीक है जी, तो ये 2 और इसके बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्बेसडर हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया, दोनों ने कोलैबोरेट किया है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग ODOP, स्टैंड्स फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस मिशन के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया ने टाई अप किया है। ये है क्या बेसिकली चीज़, ODOP देश में बेसिकली प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए और उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। जैसे कोई पर्टिकुलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ख़ास चीज़, जैसे कोई क्राफ्ट है या जैसे कोई कारपेट बनते हैं, तो उस कारपेट को कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था। ये कोलैबोरेशन ODOP प्रोड्यूसर्स और सेलर में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज मिल सकें और फाइनेंशियल लिटरेसी उनको बताया जा सके। अगर कोई वो किसी टाइप की बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो कैसे उनका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि कोई लोन, अगर कोई लोन दिया जा रहा है
तो कैसे वो लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब बातों के बारे में यहाँ इनको बताया जाएगा। और ODOP इनिशिएटिव में टोटल 1102 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इंडिया की 761 डिस्ट्रिक्ट से उठाए गए हैं। ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम बात करें खास पॉइंट की, तो यूपी स्टेट फर्स्ट स्टेट है जिसने 2018 में ODOP का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ये बेसिकली एक RRB है, हैज़ रिसीव्ड नेशनल अवार्ड किसके लिए? मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। और ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड दिया है PFRDA ने। इसके बारे में चलो पढ़ते हैं, क्यों मिला इसको ये अवार्ड। क्योंकि इस बैंक को एक टारगेट दिया गया था, जो कि टारगेट था 67,972 अकाउंट, कहें अकाउंट तो नहीं कहेंगे, अकाउंट कह सकते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करने का, जो कि ये APY अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोलमेंट होगा। तो उस टारगेट से ज़्यादा इन लोगों ने अकाउंट ओपन किए हैं, जिनकी टोटल अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो 86,350 अकाउंट इन्होंने ओपन किए हैं। और हम इनकी पर ब्रांच इनको एक टारगेट दिया गया था कि 100 अकाउंट्स इन लोगों को ओपन करने हैं, लेकिन इस बैंक ने 137 अकाउंट्स पर ब्रांच ओपन किए हैं। इस वजह से इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी। दूसरा, हाँ, अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये स्कीम में 2015 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में बेसिकली 18 से 40 साल के कोई भी इसको एनरोल कर सकता है, जिसमें उनको 60 साल के बाद एक पेंशन मिलेगी, जो कि वेरी करेगी 1,000 से 5,000 रुपये पर मंथ उन लोगों को पेंशन मिलेगी। और ये वैल्यू बेसिकली 1,000 से 5,000 के बीच में जो रहेगी पेंशन की, वो वेरी करेगी उनके इंस्टॉलमेंट के ऊपर कि वो कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और कब वो ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कोई 18 की एज में ही ज्वाइन करेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, और अब अगर कोई कि 30 की एज में जाके कोई ज्वाइन कर रहा है तो बैंकों के पास पैसा कम जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वेरिएबल रहेंगी कि किसको कितनी पेंशन मिलेगी। और एक खास बात, अगर उस पेंशनर की डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसके बाद ये जो स्पाउस होंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, उनको ये पेंशन फ्यूचर में मिलेगी आफ्टर 60। ठीक है जी। तो कुछ खास बातें थी, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है कोझिकोड, एक सिटी है, कहाँ पे? केरला में। बिकेम इंडियाज़ यूनेस्को की एक लिस्ट हो जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये इंडिया की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी है जो कि केरला में है, जो कि यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर का जिसको अवार्ड मिला है रिसेंटली ही। एक्चुअली ये मिला है संडे को, और ये डिसाइड हो गया था 2023 में। 2023 में ही ये डिसाइड हो गया था, जिसमें इसके साथ में एक और सिटी थी MP की, जिसका नाम था ग्वालियर, जिसको म्यूजिक ऑफ सिटी का अवार्ड मिला था। और इंडिया के अंदर इस टाइप की अलग अलग टोटल 55 सिटीज़ हैं, जिनको किसी ना किसी अलग अलग टाइप से यूनेस्को की लिस्ट में लिस्ट किया गया है।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे इस सिटी कोझिकोडे की, तो इसको क्यों किया गया, तो कोझिकोडे बेसिकली बहुत बार बुक फेस्टिवल्स का डेस्टिनेशन रहा है कई सालों से। और कोझिकोडे में, इस डिस्ट्रिक्ट में करीबन 500 लाइब्रेरी हैं आज जो काम कर रही हैं, जहाँ पर लिटरेचर पढ़ने को मिलता है। और यहाँ के एक लिटरेरी एक्टिविस्ट भी रहे हैं बहुत लेजेंडरी, जिनका नाम था M.T. वसुदेवन नायर। इनके नाम पे भी एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी चल रही है, जहाँ पे आप लोगों को लिटरेचर पढ़ने को मिल सकता है काफ़ी सारा। इनके अलावा भी यहाँ पे कई और लिटरेरी एक्टिविस्ट रह चुके हैं, तो इसी वजह से इस सिटी को चुना गया था और उसे अभी ये अवार्ड मिला है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री। अभी आप हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली हुई थी, तो ये उसी वजह से न्यूज़ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी नोटिफाई किया है एक 7 मेंबर पैनल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उनके रिफॉर्म के ऊपर ही काम करेगा, जिसमें जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको फेयरली करवाया जा सके, नकल ना हो, लीक ना हो पेपर, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा मिले, इस टाइप से। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए यही बनता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, इस पैनल को हेड कौन करेगा। तो इसरो के फोरमैन चीफ थे जिनका नाम है के राधाकृष्णन, ये आप लोगों के सामने है, ये इस पैनल को हेड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, हाँ, एक नया पोर्ट बनने जा रहा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, जिसका नाम है वधावन पोर्ट, जो कि मुंबई से करीबन 130 किलोमीटर के आसपास ये होगा, जो कि खारघर एक जगह है महाराष्ट्र में। कौन सी है, सॉरी खारघर नहीं, पालघर, उसके आसपास ये रहेगा। और इसके लिए टोटल अमाउंट 76,220 करोड़ रुपये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में ये बनने जा रहा है और ये बनने के बाद ये इंडिया में टॉप 10 के पोर्ट्स में शामिल हो जाएगा, वधावन पोर्ट, ठीक है। अब वधावन पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड दोनों मिलकर बनाने जा रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का जो शेयर होगा वो 74% होगा और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का शेयर 26% होगा। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपके लिए हो जाता है सेकंड पॉइंट और ये आपके लिए हो जाता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो किलोमीटर वाला एरिया है ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात क्या है कि ये पोर्ट जो बनाया जा रहा है वो PM मोदी का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है गति शक्ति। इसके अंडर ये बनाया जा रहा है। ये है क्या, तो गति शक्ति जो इनिशिएटिव था वो 15 अगस्त 2021 को PM मोदी ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अनाउंस किया था। और क्यों किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मोदी जी जो हैं उन्होंने ये गति शक्ति मिशन लॉन्च किया था, ताकि इंडिया को की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के दिया जा सके। तो गवर्नमेंट का होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम गति शक्ति कह सकते हैं, जिसमें रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज सबको डेवलप किया जाएगा। तो ये है एक गति शक्ति, छोटा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है किसका, मुंबई बेस्ड द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हाल फिलहाल उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए यही बनेगा। आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से ये पूछा जाएगा कि कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, कौन से का नहीं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और
हाँ, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि क्यों ये लाइसेंस कैंसिल किया गया है। उसका क्या था कि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं थी, अर्निंग प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं थे, यानी बैंक कभी भी दिवालिया हो जाता, बैंक करप्ट हो जाता। इसलिए आरबीआई ने 19 जून से इसकी सारी बैंकिंग सर्विसेज को बंद कर दिया है। कब से किया है? 19 जून से सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और इस बैंक का लिक्विडेशन होने पर हर एक डिपॉजिटर को 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलेगा। जो कौन देगा? DICGC देगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी एंटिटी है ऑफ आरबीआई जो कि हर एक बैंक अकाउंट का एक मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करती है, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे करना नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली आप जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो DICGC से इंश्योर्ड हो जाता है। और DICGC की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 जुलाई 1978 को ये बैंक बना था। बैंक नहीं, एंटिटी, बैंक तो नहीं कहेंगे, ये इंस्टीट्यूशन बना था बेसिकली। और इसके लिए एक्ट कौन सा था? 1961। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई को तो आप लोग जानते ही हैं, ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। और इसके लिए एक्ट कौन सा था? 1934। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर हैं आज शक्तिकांत दास और इसके डिप्टी गवर्नर हैं 4, जिनमें हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, T रविशंकर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जूरिच इंश्योरेंस एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन कोटक जनरल इंश्योरेंस। तो जूरिच इंश्योरेंस जो एक स्वीडिश कंपनी है, उसने स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, जिसने कोटक जनरल इंश्योरेंस में एक हिस्सेदारी परचेज की है। कितनी? 70% की हिस्सेदारी अब कोटक इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में, माफ़ कीजिएगा, कोटक जनरल इंश्योरेंस में 70% की हिस्सेदारी किसकी है? जूरिच की है, जिसकी टोटल वैल्यू 5,560 करोड़ रुपए की है। और ये ट्रांजैक्शन अब तक की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन होगी बाय अ फॉरेन इंश्योरर, जो भी होगा, पहली बार जो होने जा रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI की लिमिट को इंश्योरेंस के सेक्टर में 74 बढ़ा दिया था। कितने से? 49% से। कब? 2021 में। तो 2021 तक कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में कितने परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकती थी? 49% तक। लेकिन अब कितना कर सकती है? अब कर सकती है 74%। कब किया गया था? 2021 में। इसी वजह से ये सबसे बड़ा स्तर का एक्वायर होने जा रहा है। ठीक है जी, चलो अब जूरिच के बारे में आप लोग बता देता हूँ। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1872 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जूरिच में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है जी, इसके चेयरमैन रहेंगे माइकल लियास। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो ये बैंक बना था 2000, कोटक महिंद्रा बोल दिया कि मैंने फिर से, आई एम सो सॉरी। कोटक जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये 2015 में बना था। इसका हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं सुरेश अग्रवाल। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट अप्रूव्स $170 मिलियन का लोन
टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, एडीबी ने इंडिया में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कितने रुपए का लोन दिया है? 170 मिलियन डॉलर का, जिसकी इंडियन रुपीज़ में बात करेंगे तो 1418 करोड़ रुपए हो जाते हैं, जो कि इंडिया की हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। किसके लिए? जैसे कोई भी अगर फ्यूचर पैंडमिक्स है तो उसको फेस करने के लिए उसको आसानी होगी, जैसे अभी पीछे कोविड हुआ था वैसे। और हम एडीबी की अगर बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में है। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 68। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु, कौन है? मसात्सुगु असाकावा, यह ए मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है रुपे वेव क्रेडिट कार्ड। तो रुपे वेव क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? आप लोग आंसर देंगे। फेडरल बैंक ने। किसके साथ मिलके किया है? एनपीसीआई के साथ मिलके किया है, जो कि यूपीआई पावर्ड होगा। इस कार्ड को बेसिकली यूपीआई से लिंक कर दिया जाएगा और जिससे आप लोग लोन ले सकते हो। फेडरल बैंक के बारे में या फिर एनपीसीआई के बारे में जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट को हैंडल करती है और ये पूरे रिटेल पेमेंट सिस्टम को और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से बना था, उसके प्रोविज़न के अंडर आता है। कब बना था एनपीसीआई? तो एनपीसीआई बना था 2008 में। कौन से एक्ट को फॉलो करके? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो फेडरल बैंक 23 अप्रैल 1931 को बना था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कोची। कोची कहाँ पे है? केरला में है। इसके सीईओ की अगर हम बात करेंगे तो सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। ठीक है जी, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है न्यू पोस्टल लॉ पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कम इनटू इफेक्ट। इसने यानी पोस्ट ऑफिस के लिए एक नया एक्ट, जिसको एक्ट 2023 करेंगे 2023 कहेंगे, वो लागू हो गया है। कब से लागू हुआ है? 18 जून 2024 से लागू हो गया है। इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है? तो इंडिया का जो ओल्ड एक्ट था वो था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। इस एक्ट को नए एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है। इस नए बिल में क्या है? इस बिल ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, जिसमें स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक की सेफ्टी जैसे अगर कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है जिसने गलत किया है। पहले ऐसा नहीं होता था। और ये बिल पोस्ट ऑफिस से
पोस्ट ऑफिस या ऑफिसर को उन सब लाइबिलिटीज़ से मुक्त कर देता है जो किसी लॉस, कोई मिस डिलीवरी, कोई डिले या कोई डैमेज होने पर बनती है। क्योंकि जैसे कोई डिलीवरी लेट हो जाए या कोई डैमेज हो जाए, कोई मिसप्लेस हो जाए, तो उसकी पेनल्टी उनको लगती थी। अब वो पेनल्टी उस ऑफिसर्स के ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है भर्तृहरि मेहताब, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्परेरी स्पीकर होता है 18वीं लोकसभा के लिए, जो कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो अब की बार हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको अपॉइंट किया है। और ये एमपी से 7वीं बार, कटक से 7वीं बार एमपी चुन के आए हैं। और प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है कि प्रेसिडेंट कौन से एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एक्ट को फॉलो करके प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 95(1). ठीक है जी। और अभी प्रोटेम स्पीकर जो 18वीं लोकसभा है अभी, उसमें ओथ दिलाने का काम करेंगे। और ये कहा जाता है कि जो मैक्सिमम सर्विंग, बहुत सबसे ज़्यादा बार जो एमपी चुन के आता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। तो ये 7वीं बार चुन के आए, इसलिए इनको बनाया गया है। और फर्स्ट लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है, उसका फर्स्ट सेशन 24 जून को हो चुका है और आज 26 जून है। तो आज यहाँ के स्पीकर भी चुन लिए जाएंगे और फिर रेगुलरली जो भी सेशन, जैसे जैसे सेशन आएंगे, लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।